Hello, good afternoon, Sadicon students. Good afternoon, Hello, ma'am. good afternoon. So, in the last week we were discussing about the CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ऐसा कुछ मैंने बताया था. मेजर्स ऑफ ग्लोबल मेजर्स ऑफ कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग ऐसा हमने डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एसिड रेन. आगे बात करते हैं. What is acid rain? The term acid rain was first coined in 1872 when the link was established between the sulfur dioxide emission from burning coal in the Manchester to acidification of rain in nearby areas. In 1980s, acid rain emission became the major environmental issue. ये जो टर्म है एसिड है, तो सबसे पहले वो टर्म कब ढूंढा गया या हम बोलते कब उसकी खोज हुई, तो 1872 में जब सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे हम बोलते कि कोयला जलने के बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसकी वजह से ये नज़र में आया. और 1980s में हम बोलते कि जो हम बोलते कि एसिड रेन की वजह से एक बहुत ही हम बोलते कि इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हुआ था. तो अभी आगे देखते हैं रियल में एसिड रेन क्या है. एसिड रेन इज मेजर्ड यूजिंग द पीएच सेल which ranges from 0 to 14. A substance with pH 7 is considered chemically neutral and pH level 7 less than 7 denote the acidic nature. The lower substance pH, that more acidic it is. The rainwater in its theoretical unpolluted state is significantly acidic, pH means 5.65 because of the dissolved carbon dioxide. When the pH level of rainwater drops below the 5.65, it is known as acid rain. तो यहाँ पे एसिड को किस तरह से हम बोलते हैं कि उसको किस तरह से देखा जाए या उसको किस तरह से मापा जाए. तो यहाँ पे आपको देखिए एक ये दिया है आपको पीएच. पीएच ऐसा वर्ड दिया है. पीएच ऐसा वर्ड Yes, दिया ma'am. है. हाँ. तो जब मात्रा होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसका रेंजेस ज़्यादा होते हैं 0 to 14, तो हम यहाँ पे देखिए पीएच 7 इज कंसिडर केमिकली न्यूट्रल. ये जो जब लेवल होता है पानी की मात्रा में, तो वो क्या बताए जाते हैं कि उसको हम क्या बताते हैं कि वो न्यूट्रल है. लेकिन हम बोलते हैं कि जब उसकी मात्रा कम हो या हम बोलते हैं कि लेस देन 7, जैसे फॉर एग्जांपल 5.65 या 4.65 या 450 हो, तो ये जब रेन ड्रॉप में वो कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं. समझा. समझा. Yes, ma'am. हाँ. अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह से एसिड रेन किस तरह से होता है या उसकी वजह से कॉजेज ऑफ एसिड रेन. ऑक्साइड ऑफ सल्फर कि जैसे हमने अभी अभी आपको बताया कि कोयला जलाने के बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मिक्सअप होता है या एयर में मिक्सअप होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एसिड रेन होने की संभावना होती है. तो अभी हम देखते हैं क्या है एसिड रेन. क्या है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर द टू मेजर फैक्टर्स कॉजिंग द रेन वाटर एसिडिटी. तो कॉजिंग रेन वाटर मीन्स हम एसिड के लिए यहाँ हम बोलते कि एसिड रेन के लिए कौन से दो फैक्टर्स जिम्मेदार हैं. तो सबसे पहला है सल्फर और दूसरा है नाइट्रोजन. देन ऑर्गेनिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू सम एक्सटेंट. तो हम बोलते हैं कि जब ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, तो वो भी मेजर पार्ट्स है. The chief sources that add sulfur and nitrogen oxide to the atmosphere are industrial emission, fossil fuel-based thermal power plants, vehicle using petrol or diesel as fuel. तो हमें नाइट्रोजन और हम बोलते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं कि जैसे किस वजह से होते हैं. तो सबसे पहला होता है कि जो हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज का जो हम बोलते हैं कचरा होता है, इंडस्ट्रियल एमिशन होता है वो. दूसरा है फॉसिल फ्यूल्स, जो जिसको हम बोलते हैं कि थर्मल प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है वो. और हम बोलते हैं कि व्हीकल जो इस्तेमाल किया जाए उससे जो पेट्रोल और डीजल का जो धुआं निकलता है, तो उसकी वजह से एसिड रेन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है. The next point is the corrosive effect of the polluted
Acidic city air on limestone and the marble was noted in the 17th century by John Evelyn. And since the Industrial Revolution, the emission of the sulfur dioxide and nitrogen oxide into the atmosphere have increased. In 1852, the Robert Angus Smith was first to show the relationship between the acid rain and atmospheric pollution. तो एसिडिटी सॉरी एसिडिक और हम बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एसिड जहाँ पे होता है या एसिडिटी, तो सबसे पहले वो किसने ढूंढा था कि लाइमस्टोन और हम मार्बल जो हम बोलते हैं कि इस सिटी में हुआ था, जो 17th सेंचुरी में जॉन एविलिन ने ढूंढा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और बोलते हैं कि सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड, हम बोलते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड वो हवा में किस तरह से इंक्रीज होता है, वैसा बताने का काम जॉन एवलिन ने किया था। और इन 1852 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने वो जो फर्स्ट हम बोलते कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड रेन और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में कौन सा डिफरेंस है और उनका रिलेशन क्या है, वो बताने का काम रॉबर्ट एंगस ने किया था। समझा? ये सिंपल वाला पॉइंट है, आपको जल्दी से Yes, समझ में ma'am. आएगा। ओके, आगे बात करते हैं। आगे देखिए that in the Manchester, the England, the term accident was coined in 1872 by Robert Angus Smith. इन्होंने ही ये accident इंग्लैंड में इन मैनचेस्टर में ढूंढा था, and it was not until the late 19th century the scientists began widely observing and studying the phenomena. कि जैसे हवा में थोड़ा सा क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंज होने का हम बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट का बरसों से चल रहा था, तो उन्होंने एक दम ढूंढ के दिया था। तो टाइप ऑफ एसिड डिपोजिशन अभी किस टाइप का होता है, तो वेट डिपोजिशन ऑफ एसिड अकर्स when any form of precipitation means rain ho, snow ho or so on removes acid from the atmosphere and delivers it to the earth surface. तो वेट डिपोजिशन में हम बोलते कि जिस मात्रा में जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, बर्फ है, और ऐसे बहुत कुछ हम बोलते कि फॉर्म ऑफ पर्सिपिटेशन है जिसमें से हम बोलते कि एटमोसफियर में से एसिड निकाल देते हैं और डायरेक्टली वो हम बोलते कि धरती में या हम बोलते कि जमीन में वो इंडल्ज हो जाते हैं या इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमें वेट डिपोजिशन देखने को मिलता है। This can result from the deposition of acid produced in the raindrops and by participating the removed acid in the cloud. तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है या समझ को समझाया गया है। This can result from the deposition of acid produced in the raindrops. इसकी वजह से रेनड्रॉप में हमें acid दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये जो चित्र बताया गया है, जो इमेज बताई गई है, उससे आपको समझ में आएगा आपको किस तरह से होता है। अभी ड्राई डिपोजिशन किस तरह से होता है, तो एसिड डिपोजिशन ऑल्सो अकर्स वाया ड्राई डिपोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ precipitation. It can be responsible for as much as 20 to 60% of total deposition, and this occurs with particles and gases stick to the ground, plants or other surfaces. तो ड्राई डिपोजिशन में क्या होता है कि ड्राई डिपोजिशन में हम बोलते हैं कि उसकी मात्रा कितनी होती है, एसिड डिपोजिशन की मात्रा कितनी होती है, 20 to 60% होती है। और ये कब होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि जो गैसेस होते हैं या प्लांट, जो गैसेस होते हैं वो ग्राउंड पे या प्लांट्स पे और सरफेस पे वो चिपक के रहते हैं, इसकी वजह से हमें ड्राई डिपोजिशन देखने को मिलता है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके। अब इफेक्ट ऑफ इसके दो टाइप हैं, एसिड के दो टाइप हैं, एक तो वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन। अभी उसकी इफेक्ट ऑफ एसिड है, तो सबसे पहला पॉइंट है ऑन बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट। अभी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट पे कैसे दिखाई देते हैं, एसिडिक डिपोजिशन आर द टू टाइप्स, वेट एंड ड्राई, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। गैसेज, डस्ट, स्मोक, collective known as dry acid deposit. Snow, sleet, mist are collective known as the wet deposit. तो एसिडिक डिपोजिशन में दो टाइप बताए गए, वेट और ड्राई। तो जैसे बोलते हैं कि गैसेस है, डस्ट है, स्मोक है, तो वो जब इकट्ठा होते हैं तो वो ड्राई एसिडिक डिपोजिट में उसको बताया गया है। और बाकी का है, हम बोलते हैं कि जो स्नो है, बर्फ है, स्लीट है और मिस्ट है,
तो उसको हम क्या बताया जाता है, उसको वेट डिपोजिशन में बताया जाता है। समझा? समझा या सुनो या नहीं समझा? मैं फिर से समझाऊं? समझा या नहीं? हाँ, Yes, ma'am. समझा कि नहीं समझा? जैसे फॉर एग्जांपल एसिड मैम के, परत सांगा. जैसे एसिड के दो टाइप होते हैं, एसिड रेन के दो टाइप होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक तो वेट और दूसरा है ड्राई। तो वेट किसको बोलते हैं कि जिसमें गैसेस होता है, डस्ट होता है, मीन्स कचरा। स्मॉग मीन्स हम बोलते हैं धुआं, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई एसिड डिपोजिट, उसको ड्राई डिपोजिट एसिड बोलते हैं। और जो हम बोलते हैं कि वेट वाला, जिसमें मीन्स पानी की मात्रा है, तो वो कौन सा वाला, एक तो स्नो है। स्लिट मीन्स द मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो, कि जहाँ पे बर्फ और पानी का मात्रा दोनों है, तो उसको हम बोलते हैं स्लिट। और मिस्ट आर कलेक्टिव नोन एज वेट वेट एसिड डिपोजिटर। समझा? अभी समझा? हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, तो उसको हम वेट डिपोजिटर बोलते हैं। द ड्राई एसिड डिपोजिट अफेक्ट द एनवायरमेंटल डायरेक्टली। जो गैसेस होते हैं, डस्ट होता है, स्मॉग होता है, वो एनवायरमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। व्हेन इट कंबाइंस विद द डस्ट इट प्रोड्यूसेस स्मॉग एंड इट डैमेजेस द बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉडर्न बिल्डिंग्स, इरोडिंग अवे द लाइमस्टोन एंड मार्बल। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल इन द इंडिया, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे, जैसे हम बोलते की जो स्टोन वगैरे, जो हम बोलते की आपण ते लादी वगैरे जे बसवतो, तर त्याच्यामध्ये लाईमस्टोन असेल किंवा मार्बल असेल, तर बऱ्याच वर्षानंतर त्याचे बघा कलरमध्ये थोडासा तुम्हाला चेंज दिसतं का? थोडासा चेंज दिसतं का? हो की नाही? हो की नाही? Yes, ma'am. हां, ते कशामुळे दिसतं? ॲसिड रेनमुळे दिसतं, की फॉर एग्जाम्पल ताजमहल कधी किती वर्षापासून बांधलेला आहे। ओके, ताजमहल को बांधे बहुत साल हो गए, लेकिन जब हम बोलते हैं कि एसिड रेन की बात करें, तो अभी जो ताजमहल का जो कलर है, वो थोड़ा-सा हम बोलते हैं कि थोड़ा-सा ऑफ वाइट, थोड़ा-सा येलोइश ऐसा दिखाई देता है। तो उसकी वजह है ड्राई एसिड डिपॉजिट, वो उसकी वजह से उसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गैस होता है, डस्ट होता है, स्मॉग होता है, वो कहीं न कहीं हम बोलते हैं कि बिल्डिंग्स पे या मॉन्यूमेंट्स पे वो चिपक के रहता है, जिसको हम उखाड़ नहीं सकते, जिसको हम निकाल नहीं सकते। समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Hmm. ओके। Then effect of wet deposit. The effects of wet deposit same as the dry deposit. In addition, it has a particular potent acidifying effect on the lake, rivers and streams. तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे हम बोलते हैं कि वेट डिपॉजिट हमको कहाँ पे दिखाई देते हैं, उसकी इफेक्ट तो हमें ज़्यादातर लेक्स में, मीन्स हम बोलते हैं कि जहाँ तालाब हो, रिवर्स हो, स्ट्रीम्स हो, वहाँ पे हमें वेट डिपॉजिट दिखाई देते हैं। इन द फ्लो ऑफ एसिडिक वाटर अंडर द ग्राउंड मेक्स सॉइल एसिडिक, कि जो पानी हम बोलते हैं कि एसिड वाला जो पानी हम बोलते हैं कि एसिडिक वाटर होता है, अगर वो ग्राउंड के नीचे या ग्राउंड में बहता है या ज़मीन में बहता है, तो वो जो ज़मीन होता है वो भी कैसे कर देता है, एसिडिक कर देता है। द एसिड The main acid rain mood is damage to the soil and terrestrial ecosystem. तो आपको यहाँ पे क्या होता है कि जो हम बोलते हैं कि जो वेट डिपोजिटर की वजह से क्या हो जाती है, सॉइल कैसी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Then next point is on the streams and the lakes. Many lakes and streams around the industrial areas suffer from the chronic acidity condition in which the water has constant low pH level. The acidification of the lakes in the Canada is very severe. 75% lakes and 50% streams have become acidic. तो हम जहाँ पे अभी बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल स्ट्रीम्स हो या लेक्स हो, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे हमें जो हम बोलते हैं कि पीएच, तो पीएच लेवल वो कैसे दिखाई देते हैं, बहुत ही कम दिखाई देते हैं। कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, कि जहाँ पे केमिकल वाला पानी होता है या केमिकल वाला सब कुछ आपण म्हणतो त्याला गाळ सगळं सोडलं जातं नदी नाळामध्ये,
तर त्याच्यामुळे काय होतं ते जमीन किंवा ते नदी वगैरे किंवा ते पाणी वगैरे आपल्याला कसं दिसतं एसिडिक दिसतं। और उसके यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे बोलते हैं कि कनाडा में उसकी मात्रा ज़्यादा है और 75% लेक्स एंड 50% स्ट्रीम्स हैव बिकम एसिडिक। तो उसका एसिडिक एसिडिक वाटर का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। आगे बात करते हैं on aquatic organism. Acidification of the lakes and streams kill the fish, reduce the fish population, and complete the eliminate fish species from the water body and decrease the biodiversity। तो ये जो हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था तो मर्क्यूरी या केमिकल वाला पानी होता है वो पानी नदी नाले में छोड़ा जाता है तो वो पानी मीन्स हम बोलते हैं कि पानी में रहने वाले जो जीव हैं या हम बोलते हैं कि फिश होते हैं क्रैब होते हैं या कुछ भी तो वो क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है कम हो जाता है उसको मार दिया जाता है क्योंकि वो बैर नहीं कर सकते और उसको हम बोलते हैं कि वो जो वाटर बॉडी की जो स्पेसिस हैं या स्पेसिस है हम बोलते हैं कि कोई भी प्रकार का जो जीव वनस्पति जो पानी के अंदर होता है वो मर जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बायोडाइवर्सिटी क्या होती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है समझा Yes, समझा ma'am. ओके as acid rain flows through the soil aluminum is released from the soil into the streams and lakes कि जब एसिड रेन सॉइल थ्रू निकलता है या हम बोलते हैं कि जमीन के जब जमीन के अंदर डाला जाता है या जमीन जमीन पे बहता है तो उसमें से हम बोलते हैं कि जो एल्यूमिनियम ये होता है वो एल्यूमिनियम जो हम बोलते हैं कि वो कहाँ चला जाता है स्ट्रीम्स और लेक्स में चला जाता है और एज अ रिजल्ट pH in the lake or stream decrease the aluminum level increase। तो हम बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं कि जो स्ट्रीम्स और लेक्स हैं उसमें हम बोलते हैं कि जो पीएच का लेवल होता है या हम बोलते हैं कि जो एसिड का रेंज होता एसिड का हम बोलते हैं कि लेवल होता है वो तो एक तो कम होता है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का लेवल वो बढ़ जाता है सो लो एंड इंक्रीज एल्यूमिनियम लेवल आर टॉक्सिक टू द फिश। तो हम बोलते हैं कि जो एल्यूमिनियम का लेवल हम बोलते हैं कि ज़्यादा हो या कम हो तो कहीं ना कहीं वो फिश को डिस्ट्रॉय कर देता है। So this lead to the lower body weight and smaller size and make the fish less able to compete for the food and habits। तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि this lead to the lower body and weight smaller size। तो फिश का हम बोलते हैं कि जो लोअर पार्ट होता है या हम बोलते हैं कि उसका जो साइज होता है वो कैसा होता है कम होता है एंड मेक द फिश लेस एबल टू कॉम्पीट विद द फूड एंड हैबिट। तो आपको पता होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल फिश जैसे पानी में एक जगह पे नहीं रखती वो एक जगह पे नहीं रखती वो पानी मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट्स हो या फाइटो प्लांट्स हो फाइटो प्लांक्टन हो तो वहाँ पे वो अपना खाना ढूंढती रहती है जिसकी वजह से वो मीन्स ये जो एल्यूमिनियम है तो वो पानी में मिक्सअप होने की वजह से जरा हम बोलते कि जो फिश होती है तो उसकी हम बोलते एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है समझा समझा डू यू अंडरस्टैंड if you do not understand Yes, then I ma'am. will repeat again do you understand or not Correct. आपको यह बोलना acidification of lakes and streams kill the fish and reduces the fish population and complete the eliminate the fish species from the water body and decrease the biodiversity। तो क्या बताएं आपको कि जैसे हम बोलते कि एसिड वाला जो पानी होता है या एसिडिफिकेशन वाला पानी होता है जब वो तालाब में या स्ट्रीम्स में जब वो मिक्सअप होता है तो क्या होता है जो हम बोलते कि जो जल के नीचे रहने वाले पानी जल में रहने वाले प्राणी हैं या जीव हैं उनको नुकसान पहुंचा देते हैं पर्टिकुलरली फिश को जिसका हम बोलते हैं कि उसका पॉपुलेशन कम हो जाता है वो फिश वो बैर नहीं कर सकते जैसे हम बोलते हैं कि वाटर बॉडी में जितनी भी स्पाइसेस है पर्टिकुलर फिश वो कम 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 दिखाई देते हैं एज एसिड रेन फ्लोज थ्रू द सॉइल कि जैसे हम बोलते हैं कि जमीन से वो पानी गुजरे तो एल्यूमिनियम रिलीज फ्रॉम द सॉइल तो सॉइल में से जो एल्यूमिनियम निकलता है तो वो कहाँ पे मिलता है फिश स्टिक्स और सॉरी स्ट्रीम्स और लेक्स में मिलता है और एज अ रिजल्ट pH in the lake or the stream decrease the aluminum levels increase। और हम बोलते कि pH लेवल में हम बोलते कि पानी में ऑलरेडी हम बोलते कि जो एसिड की मात्रा होती है
तो उसकी वजह से एल्यूमिनियम का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लो एंड इंक्रीज एल्यूमिनियम लेवल आर टॉक्सिक टू द फिश। तो एल्यूमिनियम का लेवल पानी में कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन वो फिश के लिए कैसे होता है, हानिकारक होता है। एंड दिस लीड टू द लोअर बॉडी weight is smaller size and make fish less able to compete for the foods and habit। तो उसकी वजह से हमें अभी जो फिश हमें अभी दिखाई देते हैं तो उसका हम बोलते हैं कि लोअर बॉडी मीन्स हम बोलते हैं कि उसका साइज कम होता है, और हम बोलते हैं कि वो खाने के लिए भी इतना टेस्टी नहीं होता है। लेकिन जो फिश होते हैं कि जैसे फिश एक जगह पे नहीं रुकते, वो अपनी फूड की सर्च के लिए या फूड जो मीन्स खाना ढूंढने के लिए हर जगह वो घूमती रहती है। आपने देखा होगा जैसे डिस्कवरी में। तो उसकी जो हैबिट है वो कैसे, हम बोलते हैं कि उसकी जो हैबिट होती है वो हमें कम 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 दिखाई देती है। समझा, यस समझा। मैम। ओके, आगे बात करते हैं ऑन इकोसिस्टम। All biological organisms and environment in which they live is called an ecosystem. All the plants and animals living within the ecosystem are highly interdependent. For example, frogs, crabs may tolerate relatively high levels of acidity, but if they eat insects, they may be affected because of the part of their food supply may disappear. As streams and lakes become more acidic, the number and the types of fish and other aquatic plants and animals living in these waters decrease. तो इकोसिस्टम पे उसकी कैसी इम्पैक्ट दिखाई देती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम में जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, या हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, वो कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम से एनवायरमेंट से जुड़े हुआ है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने फूड चेन में देखा था, जैसे कार्निवर्स, हर्बीवर्स, ओमनिवरस, देखा था कि नहीं, हाँ या ना, हाँ यस या ना, मैम। हाँ। तो उसी तरह से फॉर एग्जांपल पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देगा, जैसे फ्रॉग और कैट्स होते हैं, तो वो क्या खाते हैं, उनके उनके पास वो कैपेसिटी है कि हाई एसिडिटी टॉलरेट कर सके। लेकिन वो जो कीड़े खाते हैं या इंसेक्ट खाते हैं, तो हम बोलते हैं कि क्या होता है उसकी वजह से, दैट they may be affected or because part of their food and supply may disappear। तो क्या हो सकता है कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल वो जैसे जो इंसेक्ट होते हैं उनकी कैपेबिलिटी या एसिडिटी वो कैपेबिलिटी वो पैर नहीं कर सकते हैं, तो वो खाने वाले कीड़े कीड़े खाने वाले वो फ्रॉग और क्रैब क्या हो जाएंगे, फिर उनका प्रोपोर्शन कैसा हो जाएगा, कम 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 हो जाएगा। समझा, समझा। यस मैम। हम्म। एज द स्ट्रीम्स एंड लेक्स बिकमिंग मोर एसिडिक, जैसे अभी हमने पहला पॉइंट एक्वेटिक ऑन एक्वेटिक सिस्टम। तो लेक्स में रहने वाले, स्ट्रीम्स में रहने वाले और रिवर में रहने वाले जितना भी फिश हैं, या हम बोलते कि ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द फॉरेस्ट। Because of the acid rain, there is a slower growth and injury or the death of the forest. However, acid rain does not kill the trees directly. Acid rain directly मारता नहीं है पेड़ों को, लेकिन क्या कर देता है, it weakens the trees by damaging their leaves, limiting the nutrients available to them and exposing them to the toxic substances slowly released from the soil। तो जैसे हमने अभी देखा ना कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वह एसिडिक रेन जैसे पानी में घुलता है, तो पानी मीन्स हम बोलते हैं कि सॉइल में से एल्यूमिनियम, वो सॉइल में से एल्यूमिनियम उस पानी में मिक्सअप होता है, और वो पानी कहाँ चला जाता है, स्ट्रीम और लेक्स में। तो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे भी एसिड रेन होता है तो डायरेक्टली किल नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे हम बोलते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसको वीक कर देता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल उसकी जितनी मात्रा है, या फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेने की और ऑक्सीजन देने की, तो वो मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी। या हम बोलते हैं कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो रिलीज होते हैं सॉइल में से, तो हम बोलते हैं कि जो पेड़ पौधे जिसे ज़मीन में जैसे मजबूत खड़े रहते हैं ना, तो वो ऐसा बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं कि जो पकड़ होती है वो कम 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 हो जाती है। मीन्स नीचे ज़मीन में से जो उनको पानी मिलते हैं वो पूरे मीन्स
इस एसिड रेन की वजह से वो क्या हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कुछ पत्तियां आपने देखे हरी हरी पत्तियां होती है वो अलग होती है, वो जैसे जैसे कुछ पत्तियां ऐसी होती है कि जैसे उसमें हम बोलते हैं कि पूरे होल दिखाई देते हैं या सूखापन जैसा दिखाई देता है, उसकी वजह से भी हम बोलते हैं कि वो एक क्या दिखाई देता है कि एसिड रेन की हमें झलक दिखाई देती है। तो फॉरेस्ट in the high mountain areas are exposed to the great amount of acid than the other forests. तो फॉरेस्ट में भी हम बोलते हैं कि जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पे हमें एसिड की मात्रा ज़्यादा दिखाई देती है। बिकॉज दे टेंड टू सराउंडेड बाय द एसिडिक क्लाउड्स, बिकॉज क्यों होता है कि वहाँ के एसिडिक क्लाउड्स ज़्यादा होते हैं, फॉग ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि मोर एसिडिक देन द रेनफॉल। तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ पे हमें जो एसिड की मात्रा होती है वो ज़्यादा दिखाई देती है। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay. So for some reasons we have to go outside and we shall continue tomorrow. Okay? We shall stop here. We shall continue tomorrow. ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। Okay, ma'am.